पहला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द इंडिया इन द 2014-15। भारत में वर्ष 2014-15 में सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत कितना रहा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कुछ स्टूडेंट्स दे चुके हैं। ये 2014-15 की बात पूछ रहा है। 2014-15 में ये 54:46 था। ठीक है, ये 2014-15 की बात कर रहा है। तो कभी कभी पीछे वाले सालों का भी पूछ सकता है डायरेक्टली, तो ऐसा भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ सकता है। ठीक है, यस, जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है ना, तो 2014-15 के अंदर था ये। 2014-15 के अंदर ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो परसेंटेज है ना 54:46 था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। The next question is aggregate amount of deduction under the section 80C, 80CCC and 80CCD can't exceed। धारा 80C, धारा 80CCC और CCD के अधीन मिलाकर कुल कटौती, कुल डिडक्शन इसमें से ज्यादा नहीं हो सकती, इसमें से ज्यादा नहीं हो सकती। देखना, वैसे कुछ डेटा अपडेट हो सकता है बट इट्स ओके। जो हमारा पूछ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1.5 लाख रुपए है। कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप देखना। यस, 80C, 80CCC और 80CCD के अकॉर्डिंग जो कुल डिडक्शन है ना, ये 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप अपडेट कर लेना। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स अप टू डेट रहते हैं, फिर भी आप लोगों को किसी में से लगे ऐसा है तो बताते रहना। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The basic assumption limit for a resident woman is 66 year for the account assessment year 2017-18। 2017-18 का क्वेश्चन पूछ रहे सीधा आपसे। ये कह रहे कि उस टाइम पे बेसिक एजम्पशन लिमिट क्या थी वुमेन, एक वुमेन की जिसकी 66 साल है। 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख और 1,90,000। 2017-18। यस, 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए, यस बी, 3 लाख रुपए। और जो 2022-23 में था वो भी 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए की इनकम टैक्स से टैक्स फ्री है। आगे देखिए, एवरी असेसी इज ए पर्सन एंड एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन असेसी, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी असेसी, या एनी इंडिविजुअल इज ऑलवेज असेसी, या एन एच एफ इज ऑलवेज असेसी। क्या लगता है? कहता है कि हर असेसी पर्सन तो होता है, पर हर पर्सन का असेसी होगा जरूरी है? हर पर्सन का असेसी होगा जरूरी है? तो ये हमारा आंसर रहेगा बी, एवरी पर्सन नीड नॉट टू। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन असेसी भी होगा, टैक्स भी पे करता होगा, क्योंकि हर टैक्स पे करने वाला बंदा पर्सन तो है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि हर बंदा ही असेसी होगा, टैक्स पे करता होगा, है ना। तो ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर रहेगा बी, क्योंकि इसके अंदर जो पर्सन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं वो है इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF, है ना, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सबको लेके चलते हैं। तो इसलिए एक असेसी एक पर्सन तो होता है, पर जरूरी नहीं है कि ना सारे के सारे पर्सन असेसी भी हों। गिवन नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ए मेल इंडिविजुअल 50 ईयर्स इज 6 लाख रुपए, है ना। हमको इसकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। डिडक्शंस करने के बाद एक मेल की इनकम ऐसा लगा लो कि 50 साल का बंदा है, 6 लाख रुपए हैं, तो उसकी अपने को टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। जो करंट स्लैब आई है उसके अकॉर्डिंग देख लेना, बट पुरानी स्लैब्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मान लो 2.5 लाख के तक की छूट थी। 2.5 लाख की तो छूट होगी, अगले 2.5 लाख के ऊपर 25,000 हो गया, और अगले 1 लाख के ऊपर 20% हो गया। तो ये हो गया 25 + 30, है ना। और 3% का अगर हम सेस ऐड कर दे तो 1350। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम टोटल लगा के देखें तो ये बनेगा 46,350। ठीक है, 46350। तो पहले 2.5 लाख मान लो छूट है, या नई असेसमेंट के अकॉर्डिंग देख लेना छूट कितने पे है। अगले के ऊपर 10%, फिर 20%। तो मान लो
ऐसा मान के चलते हैं कि पहले वाले 2.5 लाख के ऊपर छूट है, तो अगले 2.5 लाख के ऊपर 10% हो गया, कितना हो गया 25,000। अगले के 1 लाख रुपए और बच गए, उसके ऊपर कितना हो गया 20%, वो हो गया 20,000। फिर सेस ऐड करेंगे, है ना, कितना 3%, तो 1350। तो 25,000 पहले, 20,000 और फिर 1350, तो 46,350 बनेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो अपनी पहले वाली स्लैब थी उसके अकॉर्डिंग हम मानकर चल रहे हैं ऐसे एक बार ही। ठीक है, पुरानी वाली स्लैब के अकॉर्डिंग काउंट करके बता रहे हैं, बट न्यू स्लैब से उसके अंदर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आंसर आपको मैच भी ना करे, क्योंकि थोड़ा सा पीछे वाले साल का कोई क्वेश्चन दिया हुआ था तो वहां से उठाया हुआ है। आगे देखते हैं। In case of Mr. X, aged 35 years, who has taken the medical policy, the maximum permissible deduction under the section 80D for the accounting assessment year 2017-18। बंदे ने मेडिकल क्लेम पॉलिसी ले रखी है, 35 साल का बंदा है, 2017-18 के लिए 80D के अंतर्गत कितनी कटौती की हमें मैक्सिमम कटौती मिल सकती है? 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000? बट अपने को बस यहाँ देख लेना है। ठीक है, यस, जो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, उसके सेक्शन है 80D। 80D के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा है जो टैक्स वगैरह पे करता है अपने जीवन साथी, बच्चों या अपने हेल्थ केयर की जो भी पॉलिसी लेता है, चेकअप्स की है, तो उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब लिया जाता है। तो इसमें बीमा प्रीमियम के छूट के लिए ना तो वो दावा कर सकता है, तो यह जो क्लेम करेगा, वो क्लेम का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा ना वो 25,000 तक का हो सकता है। तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी बनता है। और अगर कुछ अपडेशन हुई हैं नई स्लैब्स के अकॉर्डिंग, तो अभी जो नए स्लैब्स आए हैं तो देख लेना उसके अकॉर्डिंग। बट आई थिंक आपके वाले तो पीछे वाले स्लैब्स ही आने चाहिए। डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा अंडर द सेक्शन 80 इज अवेलेबल टू। धारा एसी 80C के अंतर्गत बीमे की राशि भविष्य निधि के लिए, अंशदान इत्यादि के मामले में डिस्काउंट निम्नलिखित के लिए अवेलेबल है। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, फर्म के लिए, कंपनीज के लिए, या ऑल ऑफ द दीज? क्या लगता है? यस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 80C के अंडर में कोई भी इंसान, इंडिविजुअल की बात करें और हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, संगठित हिंदू परिवार, 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर छूट प्राप्त कर सकता है। और ठीक है, और इसके अंदर लोग अधिकतम ना 46,800 रुपए का कुछ है पड़ा उतना टैक्स बचा सकते हैं। तो 30% कर स्लैब, टैक्स स्लैब के अंदर आने वाले लोग ना लगभग मैक्सिमम मतलब 46,800 का टैक्स बचा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए ही है। ठीक है, एटीसी है ना, तो एटीसी बोला था, एटीसी इंडिविजुअल्स के लिए है ना, थोड़ा सा देखना ध्यान से। आगे है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम ऑन द दे विच देयर इज नो टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। आय की अधिकतम राशि क्या है जिस पर कर निर्धारण वर्ष 2018-19 की बात पूछ रहा है, के लिए सीनियर सिटीजन के संबंध में कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। यस, 2018-19 की बात करें तो एक सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए के तक की जो थी ना, वो इनकम टैक्स से फ्री थी, 3 लाख रुपए के तक की। ठीक है, और 80 वर्ष से जो ज्यादा सीनियर सिटीजन थे, है ना, मोस्ट सीनियर सिटीजन, उनकी 5 लाख रुपए की तक की थी, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
Which section governs the deduction in the respect of medical insurance premium under the Income Tax Act 1961? आयकर अधिनियम 1961 के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती को कौन सी धारा नियंत्रण करती है? 80 डबल डी बी, 80 डबल डी, 80 ई या 80 डी? यस, 80 डी। ठीक है, 80 डी। जो 80 डी है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 80 डी मेडिकल वाला है, चिकित्सा पर खर्च पर कटौती के लिए है। ठीक है, खुद के लिए, परिवार के लिए, या जो भी डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनकी हेल्थ के लिए भुगतान, जो भी हम पेमेंट्स करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके ऊपर टैक्स की रिबेट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनकम्प्यूटेड पेंशन इज partially taxable, fully taxable, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कांट गेट अनकम्प्यूटेड पेंशन एज पर लॉ, या फुली टैक्सेबल। सरकारी कर्मचारी के मामले में जो मासिक पेंशन है कैसी है? पार्शियली टैक्सेबल, फुली एग्जम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कांट गेट अनकम्प्यूटेड पेंशन एज पर लॉ या फुली टैक्सेबल इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस, फुली टैक्सेबल। जो हमारा सेक्शन है ना 1961 के अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 1010 ए अकॉर्डिंग पेंशन और पेंशन की लमसम अमाउंट दिया जाता है ना। तो एक सरकारी कर्मचारी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रिटायरमेंट होने के बाद अनकम्प्यूटेड जो भी मासिक पेंशन पाता है ना वो पूर्णतः टैक्सेबल होती है। ठीक है, और जो लमसम अमाउंट मिलता है वो यस। तो पेंशन दो प्रकार की होती है ना, एक अनकम्प्यूटेड, कंप्यूटेड पेंशन होती है। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे देखते हैं। डैश और अनकम्प्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट, फुली एग्जम्प्टेड, अप टू 50% एग्जम्प्टेड, फुली टैक्सेबल या अप टू 20%। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अनकम्प्यूटेड पेंशन पर क्या है? फुली एग्जम्प्टेड है, 50% तक है, फुली टैक्सेबल है, या अप टू 20% है? बताओ। अभी तो किया था ये फुली टैक्सेबल। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज द मेंटेन एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, cost of such education in a similar institution in or near the locality minus amount recovered from the employee would not be regarded as a prejudice if the value benefit per child does not exceed। जहां शैक्षणिक संस्थान का रख रखाव और स्वामित्व एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है, नियोक्ता द्वारा किया जाता है, उसी तरह के संस्थान में या उसके आसपास ऐसी शिक्षा की लागत को घटाकर कर्मचारी से वसूल की गई राशि को प्रेक्युटाइज के रूप में नहीं माना जाएगा यदि प्रति बच्चे का मूल्य डैश से अधिक नहीं है। यस, 1000 पर मंथ। ठीक है, तो ये जो प्रेक्युटाइज दी जाती है ना प्रति बच्चे पर 1000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, और यदि ये लाभ 1000 रुपए से ज्यादा का है तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो ज्यादा का अमाउंट होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है, तो वहां पर अपने को वहां पर टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। जो भी ज़्यादा का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा, तो अपने को ध्यान रखना है पर बच्चे के अकॉर्डिंग साल का 1000 गुना 12,000 रुपए तक की छूट होती है। अगर ज़्यादा है तो वो सैलरी हेड में आकर टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-17
1920 एंड एसएससी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 ऑन द लाइफ ऑफ स्पाउस। अपने पति या पत्नी के ऊपर 25,000 रुपए पे किए हैं। पॉलिसी कितने की है? पॉलिसी का जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए का। कहते हैं व्हाट इज द एलिजिबल अमाउंट क्वालिफाइंग फॉर द डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। गत वर्ष 2019-20 के दौरान एक करदाता द्वारा अपने पति या पत्नी के 25,000 रुपए की जीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया और जो इंश्योर्ड अमाउंट है, जो टोटल एश्योर्ड वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए। तो अपने को देखना है कि 2021 के लिए जो धारा सी है उसके अंतर्गत कटौती की राशि कितनी प्राप्त होगी। यस एग्जैक्टली 20। तो वैसे अपने को एश्योर्ड अमाउंट देखना होता है। एश्योर्ड अमाउंट क्योंकि यहाँ पे 2 लाख है तो 2 लाख का हमें सिर्फ 10% ही मिलता है 20,000 रुपए का। ठीक है, एश्योर्ड अमाउंट हमारे पास 2 लाख है तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी टैक्स पेयर है अपनी आय का, अपनी इनकम का कोई भी हिस्सा अपनी वाइफ के बच्चों के ऊपर या जीवन बीमा कराने के ऊपर खर्च करता है तो एक निर्धारित राशि की उसको डिस्काउंट या रिबेट मिल जाती है। तो 80C के अकॉर्डिंग है ये। तो जो भी एश्योर्ड वैल्यू है उसका 10%। तो ये वाली बात जब लागू हुई थी, जब ये लागू अप्लाई हुई है 1/4/2012 से, तो इसमें हमारी 80C के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन की अमाउंट पड़ेगी वो 2 लाख का 10% है, दैट इज 20,000 रुपए। तो अपने को ध्यान रखना है। मिस्टर एक्स ज्वाइन से जॉब ऑन द 1/7/2019। 1 जुलाई 2019 को जॉब ज्वाइन की। मंथली सैलरी है 30,000 रुपए। टोटल सैलरी अगर बात करें फॉर प्रीवियस PY 2019-20 विल बी, एक्स ने ज्वाइन किया है एक नौकरी को, सैलरी के ऊपर सैलरी है उसकी 30,000 रुपए है ना। 2019-20 के लिए उसका जो कुल सैलरी होगा कितना हम काउंट करके देखेंगे। 9 महीने की बनेगी है ना, सीधी सी बात है। 7वें महीने की पहली तारीख से स्टार्ट है, 7वें महीने से लेकर हमारा मार्च तक लगा लो 9 महीने हो गए। तो 30,000 गुना 9, 270 ही बनेगा ये तो, है ना, 270।